वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक का एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि चलिए हम अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है पहला क्वेश्चन के बारे में कि कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। पहला राजस्थान, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ या चौथा त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उड़ीसा। मतलब कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। क 97 डिग्री 25 पूर्वोत्तर, ख 77 डिग्री 6 पूर्वोत्तर, ग 68 डिग्री 7 पूर्वोत्तर या 82 डिग्री 32 पूर्वोत्तर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क 97 डिग्री 25 पूर्वोत्तर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। क चीन, ख भूटान, ग नेपाल या घ म्यांमार। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ग नेपाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो हैं वो नेपाल देश को छूती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। क पुडुचेरी, ख लक्षद्वीप, ग अंडमान और निकोबार या घ दीव और दीमन। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ख लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 5वां, मेरे एक मित्र एक देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वह कौन सा देश है। क भूटान, ख तजिकिस्तान, ग बांग्लादेश या घ नेपाल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपको ख तजिकिस्तान। मतलब मेरे एक मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है। तो हम जानते भी हैं कि बांग्लादेश और नेपाल और भूटान ये हमारे पड़ोसी देशों के बीच में आता है और तजिकिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी देश जो है वो नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तजिकिस्तान ग। चलिए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको जो है संक्षिप्त में देना है। जिसमें कि देखिए पहला क्वेश्चन, ये आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। मतलब अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप स्थित है उसको आपको नाम बताना है। तो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो अरब सागर में है आपको लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में है वो क्या है, अंडमान निकोबार है। ये क्या है, दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। तो अगर आप इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको अदर बच्चों से जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम या तो डायग्राम में बना के लिखें या इस तरीके से बॉक्स में बना के लिखें। इससे क्या होगा कि आपका आंसर भी अट्रैक्टिव लगेगा और आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आएंगे और साथ ही आपको ये बातें याद रहेंगी अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। इसके अलावा क्या है, दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव द्वीपीय देश हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट टाइप का, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताना है जो भारत से क्षेत्रफल में क्या है, बड़े हैं। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए मैंने इसे इसी तरीके से बॉक्स में लिखा है। तो पहला है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। और अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका मतलब जो कॉपी है वो देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। तो आप कोशिश करें इसी तरीके से आंसर करने का। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं। ये भी शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। हमारे उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं। मतलब भारत से जो उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश आते हैं और उत्तर पूर्व में उन देशों के आपको नाम बताने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश जो है उनका नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मतलब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन से दो देश आते हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम में है। और हमारे उत्तर मतलब नॉर्थ साइड में जो जितने भी कंट्री हैं उसमें है चाइना, नेपाल और भूटान। ये कहाँ पे आते हैं, तो केवल नॉर्थ इलाके में। और उत्तर पश्चिम में कौन आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद हमारे उत्तर पूर्वी में जो देश आते हैं वो क्या होते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश आते हैं। आप खुद भी देखें कि इस तरीके से लिखा गया आंसर जो है वो बाकी बच्चों से कितना अलग है और किस तरीके से ये आपका कॉपी जो है वो अट्रैक्टिव और क्वेश्चन आंसर भी सुंदर बना सकता है। तो आप इसी तरीके से लिखें और आपको याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किन
किन राज्यों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है, मतलब भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कर्क रेखा को अंडरलाइन कर लिया डब्बे में बनाकर। उसके बाद यह गुजरात से होकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। आपके पास एक क्वेश्चन भी आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें यह लिखा गया था कि मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है, तो वो उड़ीसा था। और ये जो राज्यों के नाम है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट दर्शाती है। चलिए हम समझते हैं कि जब भी हमारे यहाँ सूर्योदय होता है या कहीं भी, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग में जब भी होता है, तो इन दोनों में जो सनराइज होता है उसमें 2 घंटे का अंतर क्यों होता है, जबकि हम लोग के यहाँ जो घड़ी है वो तो एक ही समय दिखाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक हम समझेंगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर इसलिए होता है क्योंकि गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, किंतु फिर भी दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती है, क्योंकि पृथ्वी को एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है और इसलिए 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसीलिए देश के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच जो है वो 2 घंटे का अंतर होता है, किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती हैं, क्योंकि यह भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ी एक ही समय दिखाती है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भारत को मतलब भारत हो या कोई भी अन्य देश हो, तो यहाँ पे भारत में जो 2 राज्यों की बात की गई है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अंतर क्यों होता है। तो जब पृथ्वी मतलब को एक अक्षांश मतलब जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो उसको एक अक्षांश पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो इसीलिए जब वो 15 अक्षांश घूमेगी तो उसे कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जिस जगह पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 30 डिग्री है और इसीलिए देश के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिम भाग के बीच में है 2 घंटे का अंतर। मतलब जिस जगह पे अरुणाचल प्रदेश में अगर पहले होता तो यहाँ पहले सूर्योदय होता, और अगर पश्चिम मतलब वो क्या कहते हैं यहाँ 2 बार तो गुजरात में होता तो आपको पहले वहाँ सूर्योदय होता। तो पृथ्वी को जिस जगह नज़दीक पहुँचने में कम समय लगता है वहाँ पर क्या होता है, सूर्योदय पहले होता है। और जो हम लोग घड़ी के अनुसार टाइम देखते हैं वो ऐसा किस लिए है, क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो जिस जगह पहले पृथ्वी की मतलब धुरी पूरी होती है, पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का अक्षांश पूरा होता है, वहीं पर सूर्योदय होता है। तो इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों में क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन घड़ी जो है वो एक ही समय दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि हिंद महासागर में भारतीयों की केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार का लाभ है। हम हिंद महासागर के बारे में जानते हैं, जिसे इंडियन ओशियन कहा जाता है। वह हमारे महासागर तो 5 है, लेकिन उनमें से सिर्फ भारत के ही नाम पे क्यों पड़ा हुआ है हिंद महासागर, वो भी हम समझते हैं कि भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में है। जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, भूमार्ग एवं पर्वतीय दर्रों की सहायता से वही भाग उत्तर पश्चिमी एवं पूर्व दिशा में इसके पड़ोसी देशों से जोड़ता है। मतलब भारतीय भूखंड जो है यानी कि हमारा इंडिया, वो पूर्वी और पश्चिम में क्या है, एशिया के केंद्र में है। और जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है वो भूमार्ग मतलब जिस स्थल पर हम रहते हैं, और पर्वतीय भाग, वही भाग उत्तर पश्चिमी और पूर्व दिशा में बहुत सारे पड़ोसी देशों से भी जुड़ा है। तो हिंद महासागर से क्या क्या मतलब फ़ायदा है भारत को, कि भारत की सामरिक स्थिति ने प्राचीन समय से ही जल और थल मार्ग के विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान की। मतलब जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे क्या होता है कि वो व्यापार व्यवसाय जो भी करते हैं वो जल मार्ग से या थल मार्ग से, तो दोनों की स्थिति हिंद महासागर के कारण ही यह जो है मजबूत है। इसी के कारण जो है लोग जितने भी पड़ोसी देश हैं वो व्यापार व्यवसाय कर पाते जल के माध्यम से। दूसरा है दक्षिण भारत, दक्षिण प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर के अंदर दूर चला गया है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत जो है वो दक्षिण का प्रायद्वीप भाग जो है हिंद महासागर के अंदर दूर चला गया है, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भाग, जिससे भारत को पश्चिमी तट में पश्चिमी एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा
दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के देशों के साथ जो है नज़दीकी संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मतलब यूरोप के लोगों को और भारतीय लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है व्यापार व्यवसाय के संबंध में। उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दर्रों से प्राचीन यात्रियों को आने जाने का रास्ता मिलता है। हिंद महासागर का यह भी फ़ायदा है कि बहुत सारे जितने भी यात्री थे, मान लीजिए वास्को डी गामा या कोलंबस, तो उनको रास्ते में मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो सहायता मिलती है हिंद महासागर के थ्रू। और हमारे उपनिषद और रामायण और पंचतंत्र की कहानियों में भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली संबंधी विचार आए हैं, वो इसी माध्यम से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। हिंद महासागर के माध्यम से ही जो है पूरे विश्व में भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो है ये पहुंची होगी। और हमारे यहाँ जो मसाले, मलमल और व्यापार का अन्य सामान भारत के अन्य देशों से दूसरे देशों में ले जाया जाता है, वो इन्हीं हिंद महासागर के ही माध्यम से, जल मार्ग से ही ले जाया जाता है। मूर्तिकला पश्चिमी एशिया से विभिन्न प्रकार के गुंबद एवं मीनार बनवाने की भवन निर्माण कला देश के विभिन्न भागों में देखी जा सकती है। हमारे यहाँ जो कुतुब मीनार या ताजमहल बनवाए गए हैं, वो जो शैली है वो बाहर से ही आई है, यूरोप वगैरह से ही। तो वहाँ और मूर्तिकला, ये सारी चीज़ें कहाँ से मतलब हमें प्राप्त हुई हैं, तो हिंद महासागर के थ्रू, जल से ही जो है हम लोग जल मार्ग से ही जो है यूरोप के अन्य देशों से जुड़कर जो है इन सारी चीज़ों को सीखे हैं। उसके बाद हिंद महासागर में किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है। जितना भारत का हिंद महासागर तट बड़ा है उतना वास्तव में किसी का नहीं है। और भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम जो है भारत के नाम पे रखा गया है, क्योंकि भारत से यह जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा स्थल जो है और किसी भी अन्य देश का नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस महासागर का नाम जो है हिंद महासागर रखा गया है। तो यह जो चैप्टर है अब समाप्त हुआ। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आपको जो इसमें बताए गए हैं लिखने के तरीके, नोट्स, आप भी इस्तेमाल करें और इसे लिखें, और ख़ुद भी आप फ़र्क देखेंगे कि आपको एग्ज़ाम में पहले की अपेक्षा जो है वो अच्छा मार्क्स भी आता है और आपके याद करने का नया तरीका भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।